हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी प्यारे साथियों को। मैं उमेश पाल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। राधा रानी की कृपा सभी विद्यार्थियों पर बनी होगी। कुल मिलाकर हम सभी सीटेट जुलाई 2024 की तैयारी में लगे हुए हैं और अपने टारगेट को अचीव करने वाले हैं। ठीक है, आज उसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास की सीरीज़, जहां पर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज करने वाले हैं जो लगातार आपकी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास में बिल्कुल भी विलंब न करते हुए आपके सामने से पर्दा हटाया जाएगा और जानेंगे कि किस तरह से कौन कौन से क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे गए हैं और किस तरीके से आने वाले हैं क्वेश्चंस। उससे पहले सभी से मेरा फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप सेशन को लाइक करेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है बच्चा आपको शेयर करना है और अपने सभी मित्रों को सब्सक्राइब करवा देना है चैनल को, ताकि उनको आगामी जो भी लेक्चर्स आने वाले हैं उसमें उनको नोटिफिकेशन मिल सके और वो बिल्कुल भी कन्फ्यूजन की स्थिति में ना रहे, अच्छे से सीटेट की प्रिपरेशन कर सके। ठीक है, और एक नए शेड्यूल और नए प्लान के साथ हम लोग नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करने वाले हैं। फिलहाल आज की क्लास को मैं शुरू कर रहा हूं और बहुत ही ध्यान से इत्मीनान से सीखेंगे। पेशेंस मेंटेन कीजिए। देखिए, मेरी दो बातों पर ध्यान दीजिएगा, आपका सब ठीक हो जाएगा। आपको एक तो लगातार लेक्चर को कंटिन्यू देखना है, दूसरा एनालिसिस पर पूरा फोकस करना है। ठीक है, और कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है। क्लियर? आइए जानते हैं पहले क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में निम्न में से कौन सा प्रदर्शन नहीं करते। देखिए, अभी तक जब एग्ज़ाम का ट्रेंड चेंज नहीं हुआ था तो सिंपली को क्वेश्चन करता था कि जीन पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है वो कौन से लेवल की है, या किस उसका एज ग्रुप क्या है, या छोटी मोटी उसकी कोई विशेषता पूछ लेता था। ठीक है, या जीन पियाजे से संबंधित ये पूछ लेता था कि बौद्धिक विकास के उन्होंने कितने चरण बताए हुए हैं। लेकिन अब क्वेश्चन सीधा ना करके थोड़ा सा ट्विस्ट में देगा और देखिएगा, पलटावी गुण क्या ये हो सकता है, संरक्षण गुण क्या ये हो सकता है, अहम केंद्रता क्या ये हो सकता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई एक उत्तर तो बनना है। तो देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो थी वो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास की थर्ड स्टेज है, जो 7 से 11 साल के लिए मानी जाती है। इसे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को हिंदी में समस्या है तो इंग्लिश में जाकर के वो क्या पढ़ेगा, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, पलटावी गुण क्या होता है ये समझ लो। देखिए बेटा, पलटावी गुण का मतलब होता है कि जब बच्चा ये सीख ले कि जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2 + 3 = 5 होता है। ठीक है, और मैं नीचे यही चीज़ लिख दूँ, थोड़ा सा पलट के लिख दूँ, इसको मैं लिखूँ 3 + 2 = ठीक है, सॉरी वेट, है ना, इसको = में ले लें अगर हम, तो ये क्या बन रहा है आपका 5। अगर ये बात नोटिस कीजिएगा, ये बात बच्चा अगर समझने में समर्थ है तो मान लीजिएगा कि उसके अंदर कौन सा गुण आएगा, पलटावी। ठीक है, तो पलटावी गुण मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है। संरक्षण की बात करें तो इसका मतलब होता है कंजर्वेशन, मतलब जब बच्चा वस्तु के भौतिक आकार, क्षमता, ऊंचाई आदि के बारे में डेटा रिजर्व करना शुरू कर दे, कंजर्व करना शुरू कर दे, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का ये भी गुण है। आपका उत्तर बनेगा अहम केंद्रता। इसको कहते हैं ईगोसेंट्रिज्म, जिसमें जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चा इस अवस्था में या सोचता है, मतलब वो अपने इर्द गिर्द अपनी एक दुनिया बना लेता है और उसको लगता है कि समाज या संसार
इतना ही है, या फिर वह जो कुछ भी कर रहा होता है, सोच रहा होता है, वही सही है, किसी दूसरे के विचारों अधिकारों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता। ठीक है। सो जीन पियाजे के अनुसार मूल संक्रियात्मक अवस्था में अहम केंद्रता नहीं पाई जाती। अहम केंद्रता का गुण जीन पियाजे की दूसरी स्टेज, जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है, में देखने को मिलता है। आशा है कि आप सबको बात समझ में आ गई होगी। बेटा ये CDP है और डिस्कशन को ठीक से सुनेंगे, समझेंगे। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आज आपकी सीट में लगे हुए हैं, तो ध्यान से पढ़ेंगे तो आप चीज़ें समझ लोगे। ठीक है। और एक चीज़ और है, एक काम आपसे नहीं होता है जो प्लीज़ ज़रूर कर दिया करें, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सेशन पर कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, कि सेशन आपको कैसा लग रहा है, ठीक है, अच्छा है ना, या कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो जैसे आपका मैसेज मेरे तक आएगा तो हमें कोई दिक्कत होगी या आपको कोई प्रॉब्लम है, उसको रिजॉल्व करने का काम करेंगे हम। ठीक है। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास सिद्धांत में, सब जानते हो कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत बताए थे। लघु कथाओं का उन्होंने प्रयोग किया था। उनमें से एक लघु कथा बड़ी प्रसिद्ध हुई थी, जो यूरोप की एक महिला बहुत बीमार हो गई थी, जिसके पति का नाम हिंज था। याद ही होगा आप सबको। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास सिद्धांत में प्रयुक्त लघु कथा के पात्र हिंज द्वारा जब दवाई के लिए उचित पैसे नहीं जुटाए जाने के कारण वह अपने नैतिक मूल्यों के साथ संघर्ष करता है, तो इसे कोहलबर्ग द्वारा किस नाम से संबोधित किया गया। ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिएगा। और बेटा एक चीज़ और भी है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आप सबको बता दूं कि लघु कथा क्या थी, है ना। इससे जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, जान रहे होंगे, वो इस चीज़ को समझेंगे। देखिए हुआ क्या था कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांतों के प्रयोग में उन्होंने बहुत सारी लघु कथाओं का प्रयोग किया था, बट उसमें से एक लघु कथा बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। इन शॉर्ट बस आपका मैं 30 सेकंड ही लेने वाला हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। यूरोप की एक महिला थी जो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, तो उसे उसके पति हिंज द्वारा हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, और हिंज के पास इलाज के लिए उचित पैसे नहीं थे। जो डॉक्टर ने दवाई लिखी थी वो एक प्रकार की विशेष दवाई थी जो हर किसी मेडिकल स्टोर पर नहीं मिल रही थी। एक मेडिकल स्टोर था, मोनोपोली मेडिसिन थी, जो उसी के पास थी, तो उसने लागत कीमत से 10 गुना ज़्यादा कीमत मांग ली थी। इस वजह से हिंज उसको परचेज नहीं कर पाया था। ठीक है। तो हिंज पैसे ही नहीं जुटा पा रहा था दवाई खरीदने के लिए, तो उसके दिमाग में आ रहा था। देखिए 2 ही कारण थे, या तो पत्नी को मर जाने देते और या फिर मेडिकल स्टोर में वो चोरी कर लेते। चोरी करेंगे तो संवैधानिक दंड दिया जाएगा, पुलिस आएगी, FIR होगा और उनके ऊपर मुकदमा लग जाएगा। ठीक है। तो एक तरीके से नई पीढ़ी और समाज को एक गलत मैसेज जाएगा कि हिंज ने चोरी करी। दूसरी बात ये थी कि या फिर पत्नी को मर जाने दिया जाए, तो पति ने अपनी जिम्मेदारियां सही तरीके से नहीं उठाई, तो एक तरीके से दोनों तरफ से वो नैतिक सिद्धांतों में फंसा हुआ था। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि वो डिसाइड कर नहीं पा रहा है कि उसे चोरी करनी चाहिए या पत्नी को मर जाने देना चाहिए। ठीक है। तो वो अपने नैतिक मूल्यों के साथ संघर्ष करता है। ठीक है। बेटा आप समझ पा रहे होंगे, जैसे अपने भी जीवन में कई बार एक ऐसी स्थिति आती है कि जब हम किन्हीं 2 विशेष और महत्वपूर्ण विषयों में से किसी एक को चुनने के लिए मानसिक रूप से संघर्ष कर रहे होते हैं। हमें तनाव होता है कि मुझे ज़रूरत तो दोनों की है, बट दोनों तो मिलनी नहीं है, मुझे किसी एक का चुनाव करना होगा। सो आप किसी एक की ओर बढ़ जाएंगे, तो उसमें जो चिंतन शामिल होता है वो कहलाता है आपका नैतिक दुविधा। ठीक है। और सही गलत की पहचान कर लेंगे तो उसे क्या कहते हैं, नैतिक तर्कना। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है। ये भी जीन पियाजे के अकॉर्डिंग ही है। एक शिक्षिका, क्योंकि दोनों जितने भी ऑप्शंस लिखे ना, ये सारे जीन पियाजे के ही द्वारा सुझाए गए हैं। एक शिक्षिका 2 एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है। बड़ा सामान्य सा क्वेश्चन है, हमारे घरों में घटना घटती है, ध्यान से पढ़िएगा। एक शिक्षिका
दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें दो भिन्न गिलासों में खाली कर देती है, जिनमें से एक लंबा है, दूसरा क्या है, चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे उत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। ठीक है। शिक्षिका के बच्चों को किस में कठिनाई है? कठिनाई है उसको विकेंद्रीकरण में। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है उचित विकल्प का चुनाव करना। जैसे आप परीक्षा देने जाते हो तो ये होता है कि जब किसी भी प्रश्न के 4 ऑप्शन आपके पास लिखे होते हैं तो उनमें से एक सही उत्तर बनाने के लिए आपके अंदर मानसिक तर्क चलते हैं, मानसिक संघर्ष आप करते हैं। और मानसिक संघर्ष आप उन्हीं विषयों पर कर पाते हो जिनके प्रति आपके दिमाग में सूचनाएं होती हैं। अगर सूचना गलत हुई तो मानसिक तर्क गलत होगा, मानसिक तर्क के द्वारा दिया गया रिजल्ट गलत होगा और आपके द्वारा लगाया गया विकल्प क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। सो बच्चों को विकेंद्रीकरण की स्थिति में कठिनाई थी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िएगा। छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढने की प्रवृत्ति इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। नोटिस कीजिएगा, मैंने कई बार आपको समझाया है कि जब कोई शिशु किसी मान लीजिए पुराने खिलौने से खेल रहा है और आप उसके सामने एक नया खिलौना छोड़ते हैं, पुराने खिलौने को बेड के नीचे धकेल देते हैं या खिसका देते हैं, और बच्चा अगर पुराने नए खिलौने को लेने के बाद पुराने खिलौने को ढूंढना शुरू कर देता है तो मान लीजिएगा कि उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप होना प्रारंभ हो चुका है। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू पियाजे यह स्थिति उनकी फर्स्ट स्टेज में देखने को मिलना शुरू हो जाती है। इसलिए इसका उत्तर बनेगा वस्तु स्थायित्व। आशा है कि सभी विद्यार्थियों को क्वेश्चंस आसानी से समझ में आ रहे होंगे। और बेटा जहाँ भी जरा सी दिक्कत हो रही हो तो एक बार प्लेलिस्ट में जाइएगा, जीन पियाजे को देखिएगा, वाइगोस्की को देखिएगा, आपको बहुत आसानी से ये सारे क्वेश्चंस समझ में आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, देखिए सबको पता है कि वाइगोस्की ने क्या दिया, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। छोटी सी बात को ध्यान से सुनिएगा। संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा पियाजे ने प्रस्तुत करी थी, जिसमें उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का आधार जैविक कारकों को माना और परिपक्वता को माना। ठीक है। वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को बताया लेकिन आधार माना समाज और संस्कृति को। उनका मानना था कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास दैट मीन्स बौद्धिक विकास समाज और संस्कृति के मध्य होता है जब वो इससे परस्पर क्रिया करते हैं। ठीक है। किसी भी बच्चे का संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास निर्वात में नहीं होगा, उसे सोशल इंटरेक्शन में आना होगा। आइए उत्तर ढूंढते हैं। संस्कृति व भाषा, संस्कृति क्या है, लैंग्वेज मत समझ लेना, ये आपका कल्चर है। कल्चर व लैंग्वेज विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे बढ़िया उत्तर नहीं बनेगा कोई भी यहाँ पे, क्योंकि यही बात तो वो कह रहे थे। ठीक है। कि बच्चों का बौद्धिक विकास में समाज, संस्कृति, भाषा, ये सब की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। क्लियर है? उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी और बाकी के ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिएगा। वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? नोटिस कीजिएगा, उपेक्षा को इग्नोर करना कह सकते हो आप। वाइगोस्की ने बच्चों के विकास के या विकासात्मक सिद्धांत को समझाने के दौरान उन्होंने किस पहलू की उपेक्षा करी या किस एस्पेक्ट को उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया, मना कर दिया? तो देखिए, वाइगोस्की सामाजिक सिद्धांत को मान रहे थे, संस्कृति कल्चर को वो विकास का हिस्सा मानते थे, भाषा को भी मानते थे। ठीक है। तो ये तो सब वो मानते थे।
वो जैविकता को नहीं मानते थे, वो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को नहीं मानते थे, वो नहीं मानते थे कि बच्चे जन्मजात बुद्धिमान होते हैं, वो नहीं मान रहे थे कि बच्चों में कि मतलब बच्चे वे अधिक बुद्धिमान होंगे जिनके माता पिता भी बुद्धिमान होंगे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन लिखा है, कई बार आप इसको पढ़ चुके हो, है ना। और इस क्वेश्चन को बहुत ठीक से समझना है तो एक लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, बुद्धि, जहाँ पर हमने हार्वर्ड गार्डनर को समझा रखा है और उन्होंने बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत बताया था। तो उसके बारे में अगर एक बार आप पढ़ लोगे प्लीज़ मेरे कहने से, तो आपको इस तरीके के कोई भी क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, आइए जानते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुआयामी बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका उत्तर है, ध्यान से समझेंगे। मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशेष योग्यता को प्रभावित करता है, ना कि संपूर्ण को। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और मस्तिष्क के किसी एक भाग में अधिक चोट पहुंचती है, या यूँ कह सकते हैं कि काफ़ी डैमेज हो जाता है ब्रेन। ठीक है, तो उनका मानना था हार्वर्ड गार्डनर कि उस भाग में जहाँ पर डैमेज ज़्यादा हुआ है वहाँ की जो इंटेलिजेंस होगी वह इफ़ेक्ट होगी, संपूर्ण मस्तिष्क इफ़ेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये उनका मानना था, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आएंगे। बेटा बहुत बेहतरीन बढ़िया क्वेश्चन से आपको सीधे परीक्षा में देखने को मिलेंगे अगर आपने ठीक से पढ़ा। अब तक आपने ऐसे क्वेश्चंस नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, इसमें आपके PYQs भी हैं और MCQs भी शामिल हैं। गार्डनर के बहुविध सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा। मतलब ये है कि गार्डनर ने अपने बहुआयामी सिद्धांत के या मल्टीपल इंटेलिजेंस प्रिंसिपल के अंतर्गत उन्होंने एक आत्मबोध से संबंधित बुद्धि के बारे में कहा था। उन्होंने कहा था कि जिनके अंदर अंतर्वैयक्तिक इंटेलिजेंस होती है वो अपने विषय में खुद को जानने के लिए या मनुष्य क्या चीज़ है अंतर्मन को समझने में लग जाते हैं। ठीक है, और उनमें ऐसे कामों को करने में ज़्यादा रुचि होती है। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। जान लीजिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को इंग्लिश में बुलाते हैं कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन, जिसे शॉर्ट में बुलाते हैं CCE। ठीक है, इसका मीन ये होता है कि देखिए सतत का मतलब होता है ऐसा मूल्यांकन, तो मूल्यांकन आप तो समझते ही हो। ठीक है, सतत का मतलब होता है निरंतर, लगातार। मूल्यांकन को असेसमेंट भी कह सकते हो आप, इवैल्यूएशन भी बुला सकते हो। ठीक है, व्यापक का मीन होता है जो शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों क्षेत्र जिसमें शामिल हो जाए। यूँ कहें कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का निरीक्षण या इंस्पेक्शन करता है और उसके संबंध में चीज़ों को बता पाता है। तो इसके अंतर्गत आपका उत्तर सही हो जाएगा शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखेंगे। एक कक्षा 7 की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है। आप इसको क्षेत्र भ्रमण कह लीजिए। पास में कोई क्षेत्र है घूमने लायक, या यूँ समझ सकते हो कि चिड़ियाघर ले जाते हैं बच्चों को, या यूँ समझ सकते हैं कि कुछ आसपास है ऐसा घूमने वाला, है ना, जहाँ पे ले जाया जाता है बच्चों को। वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। तो एक्चुअली अध्यापिका क्या कर रही है? ठीक है, सीखने का आकलन कर रही है, या सीखने के लिए आकलन कर रही है, या आकलन के लिए सीखना कर रही है, या आकलन का सीखने कर रही है। देखिए सीखने का आकलन, ये उत्तर सही है। कहने का अर्थ ये हो जाएगा, आपको मैं दोनों समझा दूंगा, परेशान मत होइएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, बताते हैं। सीखने का आकलन का मतलब ये होता है कि चूंकि अध्यापिका बच्चों को सपोज द चिड़ियाघर ले गई हैं, जू ले गई हैं, तो बच्चों ने वहाँ पर जो कुछ भी देखा है, जो कुछ एनालिसिस किया है, मतलब फाइनली बच्चों ने वहाँ पर कुछ ना कुछ तो सीखा है। सीखा क्या है इसका असेसमेंट करना, सीखने का आकलन। अब बात आ जाती है सीखने के लिए आकलन। सीखने के लिए आकलन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कभी ध्यान दिया हो कि जब भी कोई बावर्ची हलवाई खाना बनाता है, हमारे यहाँ कोई
सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, शादी होती है या बर्थडे होता है, कुछ भी। तो जैसे मान लीजिए किसी हम हलवाई को खाने के लिए बोलते हैं, तो जब भी वो खाना बनाता है, खाना बनाने के बाद आपको परोसने से पहले वो एक बार चख लेता है, ठीक है। चखने से उसने क्या किया, चखने के बाद उसको जो भी ज़रूरी लगेंगे, अगर कुछ वो बदलाव लाना चाहेगा तो उसके लिए वो ला सकता है, ठीक है। ये हो गया सीखने के लिए आकलन, या यूँ कह सकते हैं कि जो भी उसके अपने मानक थे या जिस तरीके से वो टेस्ट देना चाहता था, क्या वहाँ तक वो सक्सेस हो पाया कि नहीं। तो इसके लिए कहा जाता है सीखने के लिए आकलन। या एक चीज़ और भी समझ सकते हो कि कभी आपने नोटिस करी हो कि जो बड़े रेस्टोरेंट होते हैं ना, वहाँ पर जब हम खाने के लिए ऑर्डर करते हैं और अगर हमने कोई स्पेशल डिश के लिए ऑर्डर कर दिया हो और वो हमारे टेस्ट के हिसाब से हो, तो कई बार कई सारे होटल्स या रेस्टोरेंट क्या करते हैं कि वो आपको ग्रेवी ला के एक बार टेस्ट करा देंगे, ठीक है। आप कंफर्म करा दीजिएगा तो फिर फाइनल कर दिया जाएगा। तो एक तरीके से अब आपको लगता है कि आपको उसने टेस्ट कराया, तो इसमें सीखने के लिए आकलन मेरे लिए कैसे हुआ, भैया आपके पास लाने से पहले बावर्ची ने खुद भी चखा था, ठीक है। सो उत्तर यहाँ पे फर्स्ट है और सेकंड को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बाकी आपको ज़रूरत भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 को ठीक से देखेंगे, बहुत सही तरीके से चीज़ों को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करेगा। सृजनात्मकता को इंग्लिश में बुलाते हैं क्रिएटिविटी, मतलब बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी को पोषित करने के लिए या डेवलप करने के लिए या पालने के लिए या बढ़ाने के लिए, इनकरेज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन बढ़िया होगा। ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है कि विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। ना, देखिए विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि, अचीवमेंट से लक्ष्यों पर बल देना। जैसे कई बार आपने ध्यान दिया हो कि कई सारे अध्यापक या पेरेंट्स अगर बच्चों को इस बात पे फोर्स करते हैं कि बेटा आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने हैं, तो मान लीजिए कि माता पिता और अध्यापक दोनों ही बच्चे को लर्न बाय हार्ट, रट्टा पद्धति में डाल रहे हैं और फोर्स कर रहे हैं, वो बच्चों को कभी भी क्रिएटिव नहीं बना पाएंगे, ठीक है। इसलिए उत्तर नंबर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ नहीं होगा। परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग कराना, ये तो है ना जग जाहिर है, आप सब जानते हो कि ज़्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों को ज़्यादा स्कोर दिलाने के चक्कर में, है ना, इंडिविजुअल ट्यूशन्स, ये वो बहुत सारी चीज़ें, मतलब ओवरलोडेड लोडेड कह सकते हो ट्यूशन क्लासेस उनके ऊपर आ जाती हैं, है ना, जो वो कुछ भी मतलब कह सकते हो कि उनका क्रिटिकल थिंकिंग एनकरेज ही नहीं हो पाता, या कहीं से भी एक्सेलरेशन उसको मिलता ही नहीं है। कोई एनवायरनमेंट ऐसा प्रोवाइड नहीं होता जहाँ पर बच्चे क्रिएटिव हो सकें। अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, ये भी नहीं। आइए प्यारा सा ऑप्शन, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभा, अंतर्जात समझतो, बच्चों के अंदर जो भी पोटेंशियल है, जो भी योग्यता है, जो भी क्षमता है, का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। बच्चे को एक ऐसा हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए जिसमें बच्चे स्वयं अपनी शक्तियों को विकसित करने में खुद की खोज करें और लगातार उनसे प्रश्न किया जाए जिससे वो उत्तर देने के लिए उत्साहित होंगे। तो धीरे धीरे करके इन सब चीज़ों को उनके अंदर डेवलपमेंट हो जाएगी और बच्चे धीरे धीरे क्रिएटिविटी डेवलप हो जाएगी उनके अंदर, ठीक है। कभी भी क्रिएटिविटी एक दिन में अनायास नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा। उसके लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, वो परिवार और विद्यालय दोनों की उसमें भूमिका होगी। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। बोले अधिगम, अधिगम क्या होता है भैया, लर्निंग। एक देखो सरल है, तो देखिए लर्निंग इजी तो नहीं है, और सी ऑप्शन इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे निष्क्रिय वर्ड है और ये नहीं होगा, निष्क्रिय नहीं होता, ठीक है। अच्छा रही बात जैसे ये वाली बात, इसमें रैखिक लिखा है, रैखिक मतलब समझते हो ना, एक सीधी रेखा में। इंडिविजुअल उत्तर सही क्या होगा, जटिल है और सक्रिय है, ठीक है। अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा। उत्तर आपको मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से समझेंगे। बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था, ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको एक छोटी सी मैं बात समझाऊं,
पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि शरीर का स्वस्थ होना और संवेगों का स्वस्थ होना कितना ज़रूरी है। ठीक है, तो सच ये है बेटा कि हम सब मोस्टली शारीरिक स्वास्थ्य पर तो ध्यान देते हैं, सांवेगिक अवस्था पर ध्यान नहीं देते हैं। सांवेगिक अवस्था का मतलब है इमोशंस, जो इमोशनल स्टेज है उस पर ध्यान देना चाहिए, वो भी बैलेंस्ड होना ज़रूरी है। अगर किसी बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य और संवेगात्मक अवस्था दोनों ही संतुलित हों, स्वस्थ हों, हेल्दी हों, तो सिंपल है, उनका संज्ञान कैसा होगा, उच्च होगा। और इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो ये मतलब अधिकांश कहा जा सकता है कि उसके संवेग भी कैसे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। और संज्ञान और संवेग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और जब संवेग किसी के संतुलित होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तो उसका संज्ञान भी कैसा होगा, उच्च होगा। आपको बल देना चाहिए खुद पर भी और बच्चों पर भी कि आप शांत रहें, धैर्य रखें। इससे आपके संवेग क्या होंगे, शांत होंगे, स्थिर रहेंगे, नियंत्रित रहेंगे, और अपने आप आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी क्या हो जाएगा, ठीक होगा। और ये वाला दोनों ठीक हो गए तो आपकी बौद्धिक विशिष्टताएं उच्च हो जाएंगी, छीड़ नहीं होंगी। बोलते हैं आपस में कोई संबंध नहीं, ये बात गलत। भूमिका नगण्य हो नहीं सकती और कोई प्रभाव नहीं होगा, ये भी उत्तर नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों से अलग होगा या भिन्न होता है? ये बात जीन पियाजे ने बहुत पहले कह दी थी। देखिए क्या है ना, जीन पियाजे ने कहा था, इसीलिए उन्होंने अलग अलग स्टेज में अलग अलग संज्ञानात्मक विकास की विशेषताएं बताई थी। उनका मानना था कि जैसे ही एज बढ़ेगी, मैच्योरिटी आएगी, और उस उम्र में अलग ही विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगी। तो उनका मानना था कि बच्चे और वयस्कों के जो चिंतन में गुणात्मक भिन्नता होगी। ये बात तो सही है। क्या आप मानते हो कि एक 10 साल के बच्चे और एक 20 साल के वयस्क के सोचने में कोई अंतर नहीं होगा? भैया गुणात्मक चेंजमेंट होंगे, थोड़े बहुत नहीं होंगे। ये बात कौन कह रहा है? जीन पियाजे बता रहे थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बाल केंद्रित शिक्षा वह है। चलिए जान लेते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या है। फिलहाल यहाँ पर हम आपको कम शब्दों में समझाएंगे। बाल केंद्रित शिक्षा का पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है प्रगतिशील शिक्षा का, जाइए देखिए, समझ लीजिए। कहीं कोई डाउट हो फिर से हमसे आके क्लियर करिएगा, कमेंट में बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ होता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जिसके समर्थक या प्रतिपादक जॉन डेवी हैं और भारतीय शिक्षाविद में आपके गिजूभाई हैं। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा में बालक को केंद्र बिंदु मानकर शिक्षण किया जाता है, जिसमें बच्चे की आयु, क्षमता, योग्यता, रुचि, अभिरुचि, आवृत्ति, मानसिक योग्यताओं आदि सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और अध्यापक और पाठ्यक्रम दोनों ही बच्चों के लिए फ्लेक्सिबल होंगे, मतलब ज़रूरी पड़ा तो उसमें संशोधन किए जाएं। ठीक है, जैसे कह रहे हैं। और एक चीज़ और कि अध्यापक क्या है, एक सहयोग करता होता है, मित्रवत मदद करेगा बच्चों की। ऑप्शन नंबर ए, अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। गलत। हमने आपको जो विशेषताएं बताई बस उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों के हमें हितैषी ही बनकर रहना है। जो भी बच्चों की हम मदद कर सकते हैं, पॉसिबल है, वो जरूर करें। बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार एवं दंड देंगे। भैया बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा में दंड देना बहुत सख्त मना है, आप दे नहीं सकते हो। क्या करना है? सी ऑप्शन। अध्यापक कैसा हो? लचीला हो। लचीला मतलब फ्लैक्सिबल हो, है ना। और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को क्या करें? पूरा करें। क्लियर? चलते हैं। आज की क्लास को मुझे यहीं पर वाइंड अप करना है। हम लोगों ने 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और
काफ़ी बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप सभी अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी सीखने और पढ़ने का मौका मिल सके। अपने परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ाने का आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले दिन और हिंदी पेडागोजी को डिस्कस करते हैं। और एक चीज़ और भी बोलनी है, मुझे याद आ रहा है कि मैं अभी कल संडे स्पेशल क्लासेस शुरू करने वाला हूँ, तो संडे को थोड़ा सा सक्रियता और आपके ध्यान की ज़रूरत होगी। चलिए करते हैं वाइंड अप आज की क्लास। थैंक यू सो मच।